नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब कुशल मंगल तो है। उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में काफी व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस सीरीज में यानी कि यूपी पुलिस एसआई दरोगा की सेकंड क्लास है। इसमें मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अब तक हमने जो पहली क्लास पढ़ी उसमें आपने देख भी लिया होगा कि काफी नॉर्मल क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने पूछे थे। आपको भी शायद ऐसा लग रहा होगा कि क्या ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जामिनर हर टाइप का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम के अंदर हर टाइप का बच्चा बैठता है, तो एग्जामिनर की भी ये बात होनी चाहिए कि उसको आसान भी क्वेश्चन रखने चाहिए और उसको थोड़ा मॉडरेट भी रखना चाहिए और हार्ड भी रखना चाहिए। जिस तरीके से एक योद्धा रणभूमि में उतरता है, उसके सामने चाहे दुश्मन कमजोर हो चाहे दुश्मन मजबूत हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको एक योद्धा की तरह इस रणभूमि में, इस यूपीएसआई की दरोगा की रणभूमि में एक योद्धा की तरह आपको उतरना है। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज की क्लास में आप देखोगे कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा लेवल जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिएगा करते हैं भाई शुरू आज की क्लास को। यूपी पुलिस सीरीज की है ना। तो अब तक हमने टोटल 15 क्वेश्चन इसमें कर लिए थे। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 16। तो आप देखिए, इसको पढ़िए और करने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक संभावित क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कि चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपए है, तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था? तो मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार जो है वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद बनाने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को बनाने की बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन में कहा गया चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है। कितना कम हुआ? 25% कम हो जाता है। तो इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपए है, तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था? यानी कि वो आपसे ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस आपसे वो पूछना चाहता है। क्लियर है बात? तो मैं इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके आपको बताऊंगा, और जो भी आपको बेस्ट अप्रोच लगेगी फिर आप उसी पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिएगा। देखिए भाई, आप मुझे एक बात बताओ। जैसे कि मैं अगर मैं बात करूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई चीज अगर सस्ती हो जाती है, यानी कि किसी भी वस्तु के, किसी भी आइटम के दाम में अगर गिरावट हो जाती है, तो इसका मतलब उसकी जो खपत होगी यानी कि कंजप्शन होगी, वो बढ़ेगी। भाई मान के चलो, कोई चीज सस्ती हो रही है, कोई चीज सस्ती हो रही है, तो खपत क्या होगी? ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे रिलेशन में होते हैं। क्लियर है बात? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने परसेंटेज चैप्टर कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ है। आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। अब क्लियर है बात? अब मैं बिल्कुल हर एक कंसेप्ट को डीपली नहीं बता सकता, क्योंकि फिर अगर हर सवाल में मैं हर कंसेप्ट बताऊंगा तो फिर हमें फिर डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर देखिए, 25% कम हो गया, यानी कि 25%, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, वो होगी 1/4। यानी कि 4 पर 1 की कमी हुई। यानी कि अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो प्राइस जो है कम हुआ। कितना? 4 था पहले, अब कितना हो गया? 1 कम हो गया। यानी कि अब प्राइस कितना हो गया? 3 रुपए हो गया। ठीक है ना? मैं मान के चल रहा हूं कि चावल का दाम पहले 4 रुपए पर केजी था, और अब कितना हो चुका? 3 रुपए पर केजी। तो जो खपत होगी यानी कि कंजप्शन होगी, वो क्या होगी प्यारे बच्चों? वो इसके उल्टे रेशियो में होगी। 4 से 3 अगर प्राइस हुआ, तो 3 से 4 क्या होगा? 3 से 4 हमारा कंजप्शन होगा। क्लियर है बात? तो जब 4 का भाव था, तब खपत कितनी हो रही थी? 3 किलो। अब 3 का भाव है, अब खपत कितनी हो रही है? 4 किलो। इसका मतलब कंजप्शन जो होगी प्यारे बच्चों, वो बढ़ गई। पहले 3 किलो खरीद रहे थे हम, अब 4 किलो खरीदना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब हमने कितनी बढ़ा दी? हमने 1 यूनिट बढ़ा दिया। लेकिन सवाल में क्या कहा गया कि उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 1 यूनिट अधिक खरीद पाता है। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई प्यारे बच्चों? 1 यूनिट की वैल्यू ही 30 किलोग्राम। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 किलोग्राम है, तो मुझे बताइए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 30 3 90, यानी कि 90 किलोग्राम होगी। इस बात का मतलब ये हुआ
कि शुरुआत में वो 90 किलोग्राम खपत करता था। इस बात का मतलब ये हुआ। आप कहोगे यस सर, यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ नहीं है। क्लियर। तो ये जो 90 किलोग्राम वो लेकर आ रहा था घर में, वो कितने रुपए का लेकर आया? 5400 रुपए का। यानी कि 5400 रुपए पूरा खर्च करता था वो 90 किलो खरीदने में। तो फिर 1 किलो खरीदने में कितना दाम रहा होगा? तो आप क्या करोगे, 5400 को इसको 90 से डिवाइड कर दोगे। भाई 1 किलो खरीदने में कितना खर्च होगा? 9 × 54 60 रुपए पर केजी। यानी कि 1 किलो का दाम आ चुका। ये इसका एक्चुअल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है। क्लियर है मेरी बात? तो 60 रुपए पर केजी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर हुई बात? वास्तविक मूल्य यहाँ पर हमसे पूछा गया था। तो 5400 रुपए में वो 90 किलोग्राम खरीदता था शुरुआत में, तो 1 किलो का भाव कितना होगा? 60 रुपए पर केजी होगा। उम्मीद करूंगा कि चीजें क्लियर हुई होगी। अब मैं इसका एक दूसरा तरीका भी आपको बताना चाहूंगा, एक छोटे से कंसेप्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से नोट करिए आप। चलिए, अब मैं इसका एक दूसरा तरीका आपको बताता हूं, एक छोटे से कंसेप्ट के साथ। आप मुझे एक बात बताओ, भाई मुझे एक बात बताओ, आप अगर मान के चलो, चीनी है, चीनी का भाव 25 रुपए पर केजी है। चीनी का भाव कितना है? 25 रुपए पर केजी है। और आप जो है 4 किलोग्राम चीनी घर में लेकर आते हो। 1 किलोग्राम 25 रुपए की है, 4 किलोग्राम लाओगे तो कितने रुपए की होगी? आप कहोगे सर 100 रुपए की होगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि प्राइस हमारा कितना है, कीमत कितनी है भाई? 25 रुपए। और कंजप्शन कितने की हमने घर में, खपत कितने की? 4 किलो। तो खर्चा कितना कर दिया, एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 100 रुपए। अब हुआ क्या भाई, ये केस इस तरीके से है, मान के चलिए कि जिस तरीके से मैं अगर कहूं कि कोई बच्चा घर से सिटी यानी कि शहर में जाता है, और उसके घर वाले बोलते हैं उसको कि ले बेटा ये पैसे ले जा 100 रुपए, और तुम एक काम करना, मार्केट से चीनी खरीद कर लाना 4 किलो। तो वो मार्केट गया, लाला जी के पास गया, लाला जी से पूछा उसने कि भाई चीनी का भाव कितना है? तो उसने बताया कि 25 रुपए पर केजी है, यानी कि 1 किलो की कीमत कितनी है? 25 रुपए है। कह रहा कि तौल दो, ठीक है 4 किलो दे दो। तो कितने रुपए खर्चा हो गया? 100 रुपए। अब जैसे ही एक महीना खत्म हुआ, तो फिर उसके पिताजी ने सेम मतलब 100 रुपए उसको दिए, और बोला कि 4 किलो चीनी लिया। तो फिर हुआ क्या, वो वापस लाला जी की दुकान पे आया, और दुकान पे आने के बाद उसने पूछा कि लाला जी रेट बताओ चीनी का। तो उसने बताया कि 20 रुपए पर केजी। अब कितना हो गया? 20 रुपए पर केजी हो गया। पहले कितना था? 25 रुपए पर केजी। अब कितना हो गया? 20 रुपए पर केजी। तो उसने 4 किलो चीनी तुलवा ली, 4 किलो चीनी ले ली, तो कितना? 20 × 80। यानी कि अब चीनी खरीदने में, 4 किलो चीनी खरीदने में कितना खर्च हुआ? 80 रुपए का खर्च हुआ। क्लियर हुई मेरी बात? अब तुम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उसके पिताजी ने उसको 100 रुपए दिए थे, लेकिन वो अब खर्चा कितने का कर रहा है? 80 रुपए का। यानी कि उसके 20 रुपए यहाँ पे बच गए, यानी कि सेविंग्स है एक तरीके से 20 रुपए की। क्लियर है मेरी बात? तो यहां से हमें ये समझना है प्यारे बच्चों कि पहले चीनी कितने की थी? 25 की। 25 रुपए पर केजी, प्राइस कितना था? 25। अब कितना हो चुका? 20 रुपए पर केजी। 1 किलो 20 रुपए की है। तो कितनी कीमत, मतलब कितने परसेंट कीमत घटी भाई? 25 से 20 होगी, तो इसका मतलब 5 रुपए घट गई किस पर? 25 रुपए पर। और 100 पर कितना? तो 25 चौका 100, और 4 पंजे 20। तो यानी कि कीमत में 20% की कमी आई। चीनी की कीमत में 20% की कमी आई। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि खर्चा पहले 100 का था, अब 80 का है। तो इधर भी तो प्यारे बच्चों खर्चा भी तो 20% कम हुआ। तो हमें केवल ये पॉइंट पकड़ के चलना है कि अगर हम कंजप्शन सेम रखते हैं, कंजप्शन को कांस्टेंट रखते हैं, जितनी खपत पहले घर में करते थे उतनी ही खपत अगर आज भी है, तो इसका मतलब ये होगा कि जितने दाम घटेंगे ना, जितने परसेंटेज दाम घटते हैं, कीमत घटती है, प्राइस घटता है, उतना ही परसेंट जो होगा खर्चा भी घटेगा। या फिर इसका उल्टा भी मैं कह सकता हूं कि जितने प्रतिशत से कीमत बढ़ेगी, उतने ही प्रतिशत से खर्चा भी उसका बढ़ेगा। तो यहां से हमने ये बात सीख ली कि दाम जो है ना 20% कम हुए, तो उसका खर्चा भी प्यारे बच्चों 20% कम हुआ। इसका मतलब यहाँ पे 20 रुपए उसके बच गए। अब यहाँ पे आदमी क्या करता है, या तो 20 रुपए को सेव करके अपनी जेब में रखेगा, या फिर वो क्या करेगा, उस 20 रुपए के कारण वो एक्स्ट्रा सामान खरीद लेगा। यानी कि जो झोल है ना इस क्वेश्चन में, वो झोल इस सेविंग का ही है। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पे जो बचत हुई वो 20 रुपए की हुई, तो अब 20 रुपए की जो बचत हुई
वो क्या करेगा, इस 20 रुपए को या तो जेब में रखेगा या फिर 20 रुपए से एक्स्ट्रा सामान परचेज कर लेगा। अब यहाँ पे 1 किलो कितने की है भाई, 20 रुपए की। अगर 1 किलो 20 रुपए की है तो अब वो इस 20 रुपए के कारण 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद लेगा। बात समझ में आई? यानी कि 20 रुपए वो वापस लाला जी को ही दे देगा, खर्चा फिर से वो 100 रुपए का ही होगा टोटल। 80 तो पहले, 20 रुपए और, तो यानी कि उस 100 रुपए में अब 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा आई। जो 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा आई वो इस सेविंग की वजह से आई, मैं ये कहना चाहता हूं आपको। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे कि जितनी प्राइस में कमी होगी उतना ही खर्चे में कमी होगी, यानी कि खर्च भी उतना ही, एक्सपेंडिचर भी उतना ही कम होता है। और जो कम होता है वो हमारी बचत कहलाती है, सेविंग कहलाती है, और उस सेविंग के कारण ही वो एक्स्ट्रा खरीदता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा? क्लियर है? अब अगर इतनी बात क्लियर आपको हो चुकी है तो अब इस क्वेश्चन में आप देखिए भाई, हम ये मान के चल रहे हैं कि चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, ये क्वेश्चन में कहा। इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। हम बोलते हैं कि हम तो खरीदते नहीं 30 किलोग्राम चावल, हम तो उतना ही खरीदेंगे जितना हम पहले खरीदते थे। और वो हमें पता नहीं हम पहले कितना खरीदते थे। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कंजप्शन को कांस्टेंट कर दिया, खपत को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों? तो हम कह रहे हैं कि हम तो 30 किलोग्राम अधिक खरीदते नहीं, हम तो अपने खर्चे को 25% कम करेंगे, क्योंकि कीमत 25% घटती है तो खर्चा भी क्या होगा, 25% कम होगा, यानी कि 25% हमारी सेविंग होगी। तो यानी कि जो 5400 रुपए है, इसका जो 25% होगा, 5400 का 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 से काट दोगे तो 4 ही कम 4, 14, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 1350 रुपए। इसका मतलब जो ये 1350 रुपए आए ना प्यारे बच्चों, यही हमारी सेविंग्स है। अब इस 1350 के कारण ही आप एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हो। अब ये 1350 रुपए आप जो है ना वापस लाला जी को दोगे तो 30 किलोग्राम अधिक खरीद लाओगे, अगर नहीं दोगे तो ये आपके जेब में रखा जाएगा। यानी कि जो 30 किलोग्राम एक्स्ट्रा आया, ये इस 1350 किलोग्राम के कारण एक्स्ट्रा आया। तो अगर 30 किलोग्राम 1350 रुपए में आता है तो 1 किलोग्राम कितने में आएगा, यानी कि इसको अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूं प्यारे बच्चों, तो 3 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 कटेगी, 3 चौक 12, 1 3 पजे 15, तो यानी कि 45 रुपए पर केजी। इस बात का मतलब ये हुआ कि अब जो कीमत है, अब जो नया रेट है वो 45 रुपए पर केजी है। क्लियर है मेरी बात? अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता कि नया रेट कितना है, अब नया मूल्य कितना है कमी होने के बाद, तो आपका आंसर होता 45 रुपए पर केजी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ राइस की मूल कीमत कितनी है, वास्तविक मूल्य कितना है। तो आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, 25% की कमी हुई, यानी कि 4 था, 4 से अब कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है मेरी बात? तो यानी कि ये ओरिजिनल प्राइस है और ये नया रेट है, न्यू रेट। क्लियर है बात? और इस 3 यूनिट की जो वैल्यू आई अभी हमने निकाल ली कितनी, 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 15, 15 थी 45, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आपको होगा सर 60 रुपए पर केजी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल प्राइस था वो 60 रुपए पर केजी है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ये हमारा दूसरा तरीका है। ठीक है ना? यहां से हमने रेशियो बनाकर 3 यूनिट की वैल्यू 45 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 60। तो ये ओरिजिनल प्राइस होगा। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, कीमत जितने कम होती है, प्राइस जितना कम होता है उतना ही खर्चा कम होता है। तो हमने यहाँ पे खर्चा कितना कम कर दिया, 25%, यानी कि 1350 रुपए की हमें सेविंग हुई। इस 1350 के कारण ही वो 30 किलोग्राम अधिक खरीद लेगा। तो अब नया रेट कितना होगा, 45 रुपए पर केजी। क्लियर है बात? तो नया रेट 45 रुपए पर केजी, 3 के बराबर रख दिया, 1 यूनिट की वैल्यू 15, 4 यूनिट की वैल्यू 60। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ये भी मतलब आसानी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी संभावित क्वेश्चन में से एक है कि ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा जा सकता है किसी भी अन्य एग्जाम में। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में कहा गया यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए और फिर उसकी कीमत 10% और बढ़ा दी जाए तो कीमत कुल कितनी कटौती होगी, कुल कीमत कितनी, कुल कितनी कटौती होगी। ठीक है ना? इफ द प्राइस ऑफ एन ओल्ड आइटम antique is reduced by 20% and then its price is further reduced by 10%, then what is the total price reduction। तो आपसे केवल इतनी सी बात ये पूछ रहा है कि हमने 20% कम कर दिया,
फिर हमने 10% कम कर दिया, तो टोटल इन दोनों परसेंटेज का रिजल्टेंट क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, आपने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ा होगा कि जब भी दो परसेंटेज का नेट इफेक्टिव निकालते हैं तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और फॉर्मूला है प्यारे बच्चों x प्लस एक्स वाई बाई 100। हालांकि हम बेसिक से भी इसको कर सकते हैं, हम इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी कोई परसेंटेज इंटीजर फॉर्म में है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा प्यारे बच्चों? इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो x की वैल्यू -20 है और y की वैल्यू -10 है। y की वैल्यू -10 है तो यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि -20 -10 या प्लस होगा। तो 20 गुणा 10 यानी कि 200, 200 बटे 100। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 20 -10 कितना होगा? यहाँ पे ये होगा -30 और ये होगा +2, तो यानी कि आंसर होगा -28, यानी कि 28% की नेट कमी होगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर हुई मेरी बात यहाँ तक? बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से प्यारे बच्चों इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। देखिए भाई, मान के चलो हमारी कोई वस्तु थी, कोई आइटम था, उसकी कीमत 100 रुपए थी, हमने 20% की उसमें कमी कर दी, तो 100 का 20% होगा 20, तो कितना हो गया अब 80। फिर वापस हमने इसमें 10% की कमी कर दी, तो 10% की कमी करोगे तो 80 का 10% कितना होगा प्यारे बच्चों? 8, यानी कि 80 में से 8 कम करोगे तो ये कितना होगा? 72, 72। तो अब मुझे एक बात बताओ, इनिशियल प्राइस कितना था? 100 रुपीज, अब कितना हो गया? 72। तो कितना परसेंट हमने कम किया? कितना कम हुआ? 28। अगर 100 पर ये चेंज है तो 100 पर जो भी चेंज होगा वही परसेंटेज कहलाता है। तो इसका मतलब 28% की नेट जो है कमी होगी, रिडक्शन होगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? इसको एक बार जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए, मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे चीजों को सिखाने की भी, ठीक है ना, तो मैं इसलिए कंसेप्ट भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा बता के चलूंगा ताकि क्वेश्चन तुम्हें आसान लगे, ठीक है ना। चलिए जल्दी नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। एक बार जो है इस क्वेश्चन को पढ़कर जवाब देने की कोशिश करना और फिर अपना आंसर मैच करना कि आपका आंसर सही है या फिर आप जो है ज्यादा टाइम ले रहे हो क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि होती है। खर्च में कितनी? 12% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक बार आप जो है इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें और उसके बाद मतलब जो है कमेंट में लिखना चाहो कमेंट में आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से सही तरीके से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, और फिर मैं आपको डायरेक्ट लिखना बताऊंगा। क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बड़ा करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और जो मैं आपको डायरेक्ट करने की अप्रोच बताऊंगा उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है और उस पर प्रैक्टिस भी करनी है। क्लियर है बात यहाँ तक? तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को सेकंडों में कर पाओगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिएगा, क्वेश्चन में कहा गया प्राइस। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में किन किन बातों का जिक्र है। तो आप कहोगे सर एक तो कीमत यानी कि प्राइस का जिक्र है। क्या है? प्राइस। क्लियर। प्राइस 28% की वृद्धि हुई, इसमें 28% की। एक है प्यारे बच्चों खर्च, खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर का, ठीक है ना, 12% की इंक्रीमेंट यहाँ पे हो गया। और इसकी खपत, खपत मतलब कंजप्शन, कंजप्शन है ना, खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में 3 वर्ड्स का यूज हुआ है, और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो प्राइस होता है प्यारे बच्चों, प्राइस इंटू कंजप्शन, ये हमेशा एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। भाई मान के चलो चीनी है, 1 किलो की कीमत 20 रुपए, आपने खपत कितने की, कंजप्शन कितनी की? 5 किलो। तो 20 रुपए किलो के भाव से 5 किलो लिया है, तो 20 पंजे 100, यानी कि 100 रुपए का आप खर्च करके आओगे। ये कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, ये आप अपने रोजमर्रा के जीवन में डेली इस्तेमाल करते हो जब भी कोई भी सामान आप घर के लिए खरीदने के लिए जाते हो, ठीक है। कि भाई 20 रुपए पर केजी है, 1 किलो का भाव 20 रुपए है, 5 किलो आप परचेज कर रहे हो, तो कितने रुपए का खर्चा करके आओगे? 100 रुपए का खर्चा करके आओगे। तो इसी तरीके से आप निकालते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया? प्राइस में 28% की वृद्धि कर दी गई, और
कंजप्शन में पूछ रहा है कि क्या होगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी जबकि खर्चा बढ़ा उसका 12%। क्लियर है बात? खर्चा कितना बढ़ गया प्यारे बच्चों? 12%। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कंजप्शन में कितनी वृद्धि या कमी होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, हमें निकालनी है कंजप्शन, और कंजप्शन कैसे निकलेगी? जब हम एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर देंगे, कीमत से डिवाइड कर देगा। आप कहोगे यस सर, यानी कि खर्च के जो रेशियो होगा उसको अगर मैं प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर दूं तो कंजप्शन निकलेगी। आप कहोगे यस सर, बिल्कुल निकलेगी इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो मैं सेम काम यहाँ पे यही करने वाला हूं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? 12%। यानी कि अगर शुरुआत में 100% था तो अब 12% बढ़कर 112 हो गया। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। और जो प्राइस है वो प्राइस कितना बढ़ा? 28%। अब यहां पर मैं लिख देता हूं प्राइस। प्राइस बढ़ता है 28%। अगर मैं प्राइस को भी शुरुआत में 100 मान लूं, 28% बढ़ चुका, तो ये कितना हो गया? 128 हो गया। आप कहोगे यस सर, ये 128 हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है ना? क्लियर हो रही होगी बात? पूरा कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिख के बताया आपको। पूरे क्वेश्चन में 3 वर्ड का जिक्र है, तीनों के तीनों के बारे में मैंने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है ना? अब ध्यान दो, हालांकि इससे भी शॉर्ट करेंगे हम क्वेश्चन को, लेकिन बाद में करेंगे, पहले ये समझ लो। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, हमें निकालना है कंजप्शन, क्योंकि रेशियो बताना है मुझे, मतलब बताना किसके बारे में? कंजप्शन के। तो एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करोगे, यानी कि 100 को 100 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है ना? 112 को 128 से डिवाइड करोगे, 16 से काट दोगे, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, यानी कि रेशियो आ गया प्यारे बच्चों 1:7/8। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि कोई भी रेशियो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अगर कोई रेशियो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको सबसे पहले हम इंटीजर की फॉर्म में बदलते हैं। तो इंटीजर की फॉर्म में बदलने के लिए क्या करोगे? जो अपॉन में 8 दिख रहा है ना, इस 8 से ना पूरे में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना हो गया? 8:7। यानी कि हमारे पास जो रेशियो आ चुका अब, वो कंजप्शन का रेशियो आ चुका, खपत का रेशियो प्यारे बच्चों आ चुका। हम पहले खपत कर रहे थे 8, अब कितनी खपत करते हैं घर में? यूज कितना करते हैं? 7 का। पहले 8 का कर रहे थे, अब 7 का कर रहे हैं। तो इसका मतलब कमी हुई। इसका मतलब क्या हुई? रिडक्शन हुआ इसका मतलब, है ना? तो वृद्धि वाला तो आंसर गलत हो गया, यानी कि जिसमें वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो गया, ये तो गलत हो गया क्योंकि कमी हो रही है। तो ये तो 12.5% आंसर होगा या 16% आंसर होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, 8 किलो पहले खपत करते थे, अब 7 किलो खपत हो रही है, तो कितने की कमी होगी? 1 की। कितने पर हुई प्यारे बच्चों? 8 पर। और 1/8 को हम 12.5% बोलते हैं, या 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका निकलेगा प्यारे बच्चों 12.5%। ठीक है ना? तो आंसर हुआ 12.5% की कमी। तो ये हमारा एक तरीके से बेसिक मेथड है कि अगर तुम ऐसे क्वेश्चन में कभी फंसने भी लोगो तो तुम यहाँ पे देखना कि किस तरीके से क्या चीज निकल सकती है, और फिर रेशियो लिखकर फिर उसको डिवाइड कर दोगे, कंजप्शन के बारे में निकाल लोगे। लेकिन अब मैं आपको ये वाली चीज ना 8:7 ये डायरेक्ट लिखना सिखाऊंगा, यानी कि आपको ना इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात यहाँ तक? अब पहले इसको तुम एक काम करो, इसको नोट करो एक बार जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस बात को। कर लिया होगा भाई, है ना? देखिए, अब एक छोटी सी बात समझना प्यारे बच्चों। देखिए, ये जो है ना प्राइस इनटू कंजप्शन, यानी कि कीमत की मल्टीप्लाई अगर खपत में करते हो तो हमें पता है एक्सपेंडिचर निकलेगा, यानी कि खर्चा निकलेगा। और खर्चा यानी कि इन दोनों का रिजल्ट है ये। इन दोनों का क्या है? रिजल्ट है। अगर हमें 28% यहाँ पे दे रखा है और कंजप्शन की भी परसेंटेज वैल्यू में दे रखी होती, और वो खर्चा अगर हमसे पूछता, तो मैं इन दोनों में डायरेक्ट सक्सेसिव लगाता, यानी कि x+y+xy/100 वो वाला फॉर्मूला इन दोनों में डायरेक्ट लगा के मुझे ये मिल जाता। क्लियर है मेरी बात? लगाने को हम यहाँ पे भी सक्सेसिव लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कंजप्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी। मैंने x मान ली, तो 28+x, इस तरीके से करते फिर हम काम 28+x, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं अभी तक कंजप्शन प्लस होगा कि माइनस होगा, खपत घटेगी या बढ़ेगी, ये पता ही नहीं है ना। तो प्लस और माइनस, तो अगर इस तरीके से करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये कैलकुलेटिव होता क्वेश्चन हमारा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में हमें सक्सेसिव नहीं लगाना। सक्सेसिव लगाते तब है हम जब हमें रिजल्ट निकालना हो, और रिजल्ट हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही रिजल्ट है। लेकिन जब जब क्वेश्चन में हमें
इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू के बारे में बताएगा, किसी एक की परसेंटेज वैल्यू देगा और एक रिजल्ट की वैल्यू देगा, तो हम डायरेक्ट प्यारे बच्चों रेशो लिख सकते हैं। और वो रेशो लिखा कैसे जाएगा वो आपको समझना है, ठीक है ना। देखिए प्यारे बच्चों, इधर मैं लिख के दिखाता हूं। देखिए, जब भी आप डायरेक्ट रेशो लिखोगे तो करना क्या है आपको, ध्यान देना मेरी बात पे। करना क्या है, सबसे पहले आपको इस प्राइस का लिखना है। 28% बढ़ा, 28% बढ़ा तो आपको डायरेक्ट 128 लिखना है, ठीक है ना। कीमत 28% बढ़ती है तो 128, क्लियर। 100 में 28 जोड़ के 28। और अब आपको लिखना है खर्चे के बारे में, रिजल्ट के बारे में, यानी कि रिजल्ट आपको बाद में लिखना है। तो 12% इंक्रीमेंट हुआ तो 112। तो ये जो डायरेक्ट रेशो मिलेगा प्यारे बच्चों, ये कंजप्शन का मिलेगा। मेरी बात समझ में आई। डायरेक्ट रेशो किसका मिलेगा, कंजप्शन यानी कि खपत का मिलेगा। 16 अट्ठे 128 और 16 सत्ते 112, 8:7। तो आप देख पा रहे होंगे इधर भी 8:7 ही है। क्लियर है मेरी बात। ये कहां से निकल के आया प्यारे बच्चों, जो अभी अभी हमने डिवाइड किया ना, डिवाइड करने के बाद जो हमें ये 8:7 मिला ना, हमें यहां से हमने एक बात जान ली कि अगर हम प्राइस को पहले लिख दें और खर्चे को बाद में लिखते तो हमारा रिजल्ट सेम ही आता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट को बाद में लिखना है और इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपको दी जाएगी, उसको पहले लिखना है। क्लियर हुई मेरी बात। तो कीमत 28% बढ़ती है तो 128, खर्चा कितना बढ़ा 112, यानी कि 112। दोनों को हमने 100 मान लिया, खर्चे को भी 100 मान लिया, प्राइस को भी। क्लियर है। तो 8 से 7 हो गया, यानी कि एक की कमी 8 पर। तो आंसर आ चुका प्यारे बच्चों 12.5% की कमी। क्लियर है मेरी बात। इतना ही करना था इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी मैंने आपको इस तरीके से बता दिया और इस तरीके से बता दिया। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। तो बेस्ट अप्रोच ये होगी इस क्वेश्चन को करने की, लेकिन जब आप नोट करोगे फेयर रजिस्टर में तो इसको भी नोट करना और इसको भी नोट करना। लेकिन जब आप एक प्रैक्टिस करने की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे तो ऑटोमेटिक आप इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ऑटोमेटिक ये तरीका आपके दिमाग में आना सेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए मेरे बच्चों क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया कि किसी नगर में वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन में कहा गया है। क्लियर है। देखिए भाई, वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी है, 1,80,000। अब 10% वार्षिक दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी, यानी कि 10 पर 1 की वृद्धि, यानी कि 1 साल बाद 10 से 11 हो जाएगी। वृद्धि होने के बाद जनसंख्या अगर आज 10 है तो 1 साल बाद कितनी होगी, 11। आपसे पूछ रहा 2 साल बाद, तो पावर 2 कर दोगे। क्लियर है मेरी बात। यानी कि 1,80,000 का, 1,80,000 का 11/10 का स्क्वायर, तो ये जनसंख्या 2 साल बाद हो जाएगी टोटल। तो आप यहां पर एक बात देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो इंटीजर में हैं, पॉइंट में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। 11 का स्क्वायर 121/10 का स्क्वायर 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी। हम देख पा रहे हैं कि ये 1800 है ना, 1800। इस 1800 का जो डिजिटल सम है वो 9 है। और हम डिजिटल सम के बारे में जानते हैं कि 9 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करोगे तो जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका भी डिजिटल सम 9 होगा, उसका भी डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। 9 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करते हो तो जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा उस रिजल्ट का भी डिजिटल सम हमेशा 9 ही होगा। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1800 का डिजिटल सम कितना होगा, 8 और 1 9। 9 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी कर दो तो इस बात का मतलब होगा उसका भी डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे हमें डिजिटल सम चेक कर रहा है, 7 और 2 9 हटा दो 8, इसका डिजिटल सम कितना है 8। यह आंसर नहीं हो सकता। 7 और 2 9 हटा दो, 8 और 2 10, इसका डिजिटल सम कितना है 1। यह आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो कि 7 और 2 9, 8 और 3 11, इसका डिजिटल हम कितना हुआ प्यारे बच्चों 2। ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या बचा फिर, एक ये बचा, इसका डिजिटल हम पक्का 9 होगा। देखो 7 और 2 9, 8 और 1 9, इसका डिजिटल हम 9 ही है। 9 बोल दो या 0 बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 21,700, वो 2,00,000
17,800। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 साल बाद जो है जनसंख्या हमारी यहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आसान लगा होगा क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया। एक सेकंड प्यारे बच्चों, पढ़िए आप तब तक। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया कि महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या क्या होगी। ये भी बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। भाई 2% की दर से घटती है, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 2/100 यानी कि 1/50। 50 पे 1 की कमी, यानी कि 50 से 1 साल बाद 49 होगी। 2 साल बाद कितनी होगी, तो पावर 2 कर दोगे। कितनी थी इनिशियल जनसंख्या, 45,000। शुरुआती दौर में जनसंख्या कितनी थी प्यारे बच्चों, 45,000। आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो सेम केस लगा हुआ है कि 45,000 का जो डिजिटल सम है वो कितना है, 9 है। और आप सारे ऑप्शन देख रहे होंगे इंटीजर में है, तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना है, 9। तो आंसर का भी डिजिटल सम 9 ही होगा। तो कैलकुलेट करिए, है ना। तो 5 और 4 9, 8 और 3 11, इसका डिजिटल सम 2 है, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार 5 और 4 9, 8 और 6 14 और 1 15, 15 का डिजिटल सम कितना होगा, 8। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 8 और 1 9, 4 और 3 7 2 9, इसका डिजिटल सम 9 है, ये आंसर हो सकता है हमारा। यहाँ पे आप देखोगे 5 और 4 9, 4 और 2 6, 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम 7 है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो 43,218 कैलकुलेट करने के बाद 43,218 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है बात। लेकिन पेपर में हम इस टाइप की कैलकुलेशन को प्यारे बच्चों कभी भी सॉल्व नहीं करते। हम 3 चीजों का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 डिविजिबिलिटी रूल, नंबर 2 यूनिट डिजिट, नंबर 3 डिजिटल सम। तो इन 3 चीजों के बारे में अगर जिनको नहीं पता तो प्यारे बच्चों वो जाने किस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। ठीक है, ताकि हम जल्दी से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अगले क्वेश्चन पे जा पाए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन में कहा गया कि 10 लाख की लागत से निर्मित एक आवासीय फ्लैट का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य ह्रासित हो रहा है। निर्माण के 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है। यानी कि 10 लाख का कोई मकान था, फ्लैट था। अब 10% के हिसाब से उसमें जो है कीमत में कमी आ रही है, ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा, आपसे इतनी सी बात पूछी गई है। 3 वर्ष बाद तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू को पकड़िए प्यारे बच्चों। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यानी कि अगर आज 10 है तो 1 साल बाद 1 की कमी होगी, यानी कि 10 से 9 होगी। 3 साल कह रहा है तो पावर भी कितनी कर दोगे, 3। क्लियर है। तो यानी कि शुरुआत में कितना था, 10 लाख का, यानी कि 6 जीरो लगाओगे 10 लाख का। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लोगे 10 लाख, 4 और 2 6, 729, 9 की पावर 3, 729/1000। अलग ही आंसर 729 का जो है मल्टीपल होगा, तो ये आंसर 729 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर तो हमारा ये है, क्योंकि यहाँ से 3 जीरो यहाँ से कटेगी, तो आंसर होगा प्यारे बच्चों 729 के आगे 3 जीरो आप लगाओगे, यानी कि 7,29,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सेम ही क्वेश्चन था जिस तरीके से हमने पिछले 3 क्वेश्चन किए। ठीक है ना। तो 3 साल बाद 10 लाख की कीमत वाला फ्लैट घटकर 7,29,000 का हो जाएगा, यदि हर वर्ष 10% की कमी हो रही है कीमत में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसको नोट करिए अगर नोट करना चाहते हो तो। अलग ही आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22, ये यूपीएसआई 25 नवंबर 2021 की तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए। कह रहा कि एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण यानी कि पास हुए और सेक्शन बी में 51% उम्मीदवार उत्तीर्ण यानी कि पास हुए।
जबकि दोनों सेक्शनों में 8% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए। यदि दोनों सेक्शनों में 450 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, तो प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। मैं चाहूंगा कि एक बार जो है आप सभी इस क्वेश्चन को जो है खुद ट्राई करें और उसके बाद जो है अपना आंसर मैच करें, और करने का तरीका क्या है वो देखिए। करने को बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बताने का सबसे बेस्ट अप्रोच आपको बताना चाहूंगा। कैसा भी क्वेश्चन यहां से आ जाए, हर टाइप का क्वेश्चन आप जो है इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए। तो कह रहा कि इन एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 60% कैंडिडेट्स पास्ड इन सेक्शन ए एंड 51% इन सेक्शन बी व्हाइल 8% फेल्ड इन बोथ द सेक्शंस। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो बात लिखी हुई है ना, 8% फेल्ड, ये बड़े काम की बात है, इस पर ध्यान दीजिए। और यहां पर दिया गया है 66% कैंडिडेट पास्ड इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में 66% पास हुए हैं, और सेक्शन बी में 51% पास हुए हैं। क्लियर है बात यहां तक? 66 पास किस में हुए? सेक्शन ए में। और 51% पास किस में हुए? सेक्शन बी में। जबकि दोनों में 8% फेल हुए। अब यहां पे मैं क्यों रोक के थोड़ा रुक कर इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में आप बैठो तो ऐसी कोई गलती ना करें। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। यहाँ पे हमें 66% पास दे रखा है, यहाँ पे हमें 51% पास दे रखा है, और यहाँ पे हमें दोनों में 8% फेल दे रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दोनों में दे रखा होगा ना, जो यूनिट दोनों की होगी, यानी कि दोनों की यूनिट प्यारे बच्चों फेल है, तो इसका मतलब हमें बाकी जो यूनिट है, यहाँ पे 66% पास है, पास को फेल बनाना पड़ेगा। यानी कि सेक्शन ए में अगर 66% पास हुए, तो इस बात का मतलब है कि 34% फेल हुए होंगे। इस बात का मतलब है 34% फेल हुए होंगे। इसी प्रकार अगर सेक्शन बी में 51% पास हुए, तो इसका मतलब 49% यहाँ पे क्या हुए होंगे प्यारे बच्चों? फेल हुए होंगे। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना? अब क्वेश्चन में कह रहा कि इफ 450 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सेक्शंस, अगर 450 विद्यार्थी, 450 स्टूडेंट दोनों सेक्शनों में पास हुए हो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कि उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो एग्जाम में बैठे थे। क्लियर है बात यहां तक? अब देखिए, ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है प्यारे बच्चों, वो होता है वेन डायग्राम। अब ध्यान दो भाई, ये हमारा सेक्शन ए है और ये हमारा सेक्शन बी है। ठीक है ना? ये हमारा सेक्शन ए है और ये हमारा सेक्शन बी है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब जो यूनिट हमें दोनों की दे रखी हो, दोनों की, सेक्शन ए की भी, सेक्शन बी की भी, और वो दे रखी है प्यारे बच्चों में 8%, और 8% फेल है यहाँ पे, ये दे रखी है। तो हमें सारी यूनिट, जितनी भी पास वाली यूनिट हमें दे रखी है, उनको में फेल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ये बात आपको याद रखनी है, वरना क्वेश्चन करना कठिन होने की संभावना हो सकती है। ठीक है ना? चलिएगा, अब मुझे बताओ, हमने यहां से निकाल लिया कि भाई क्वेश्चन में कह रहा था कि 66% सेक्शन ए में पास हुए। ये सर्किल जो है ना पूरे सेक्शन ए का है, और इसमें 66% पास हुए, तो फेल कितने हुए प्यारे बच्चों? आप कहोगे 34% फेल हुए। 34% क्या हुए? फेल हुए सेक्शन ए में। क्लियर? इसी प्रकार 51% अगर पास हुए सेक्शन बी में, 51% पास हुए सेक्शन बी में, तो फेल कितने परसेंट हुए? आप कहोगे 49% फेल हुए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? क्लियर है बात यहां तक? अब आप मुझे एक बात बताओगे प्यारे बच्चों, ये जो सर्किल है हमारा, ये पूरे सेक्शन ए का है, और इस सेक्शन ए में फेल कितने परसेंट है? आप कहोगे 34% है। तो इसका मतलब 34% में ये 8% भी इंक्लूड हो चुका है। तो अगर मैं 34 में से 8% माइनस कर दूं, तो कितना बचेगा? आप कहोगे 26% बचेगा। 26%। अब जो 26% है, ये कौन है भाई? आप कहोगे सर, ये 26% वे लोग हैं जो केवल और केवल सेक्शन ए में फेल होते हैं, जो केवल सेक्शन ए में फेल होते हैं। 26% वे लोग हैं जो केवल सेक्शन ए में फेल होते हैं, सेक्शन बी से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है मेरी बात? इसी प्रकार
अब मैं अगर बात करूं कि ये जो सर्किल है हमारा, ये पूरे 49% का है, और इस 49% में ये 8 भी शामिल होगा। तो अगर 49 में से मैं 8 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर बचेगा 41। तो 41% कौन है भाई ये? अब आप कहोगे ये 41% वे लोग हैं कि जो केवल और केवल सेक्शन बी में फेल हुए। क्लियर हुई मेरी बात? क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल होते हैं, जो केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे भी जा चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को रोक के थोड़ी देर यहां पे आइए। 26% वे लोग हैं जो केवल सेक्शन ए में फेल हुए, और 41% वे लोग हैं जो केवल सेक्शन बी में फेल हुए। अगर मैं 26 को 41 को जोड़ दूं तो आप कहोगे सर 26 और 41 67, 66% है। तो 66, वो सॉरी 67% है। 67% वे लोग हैं जो केवल और केवल एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, केवल सिंगल सब्जेक्ट में फेल होते हैं। ठीक है ना भाई? ये 41 वाले भी सिंगल सब्जेक्ट में है, 26% वाले भी सिंगल, तो टोटल कितना हुआ? 67% हुआ। तो ये सिंगल सब्जेक्ट में हुए। क्लियर है बात? अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भविष्य में आए तो आप जो इस तरीके से निकाल सकते हो। अब ध्यान दो भाई, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि इफ 450 स्टूडेंट्स पास्ड इन द बोथ द सेक्शंस ए और बी, है ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड। अब ध्यान दो, हमें जो 450 दे रखा है ना, टोटल पास दे रखे कि दोनों सेक्शनों में पास होने वाले स्टूडेंट की जो संख्या है वो 450 है। तो सबसे पहले आप यहां से निकालिएगा कि दोनों सेक्शनों में फेल कितने हुए। दोनों सेक्शनों में फेल कितने हुए भाई? 26% और 41% और 8%। 26% वे लोग जो केवल ए में, 8% दोनों में, और 41% जो है जो केवल बी में। तो 26 और 8 कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 34। 34 यानी कि 30 और 40, 70 और 4 74 और 1 75। यानी कि जो टोटल फेल हुए हमारे वो कितने हुए? 75%। 75%। आप इन सबको जोड़ दोगे तो ये 75% हो गया जो फेल हुए। 100% स्टूडेंट रहे होंगे तो टोटल पास कितने हुए प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर 25%। 75% अगर फेल हुए तो 25% हमारे क्या होंगे? पास होंगे। और इन्हीं की वैल्यू दे रखी है हमें 450। इन्हीं की वैल्यू दे रखी है हमें 450। तो परीक्षा में बैठने वाले लोगों की संख्या क्या होगी? आपसे इतनी सी बात पूछी गई है। तो 25 का 4 गुना करोगे 100% होगा, यानी कि टोटल स्टूडेंट होंगे। टोटल स्टूडेंट, ठीक है ना? 25 चौका 100, 45 चौका कितना होगा प्यारे बच्चों? 180। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 180। तो यानी कि 1800। तो 100% की वैल्यू 1800 है, यानी कि टोटल 1800 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मैंने बहुत धीरे धीरे इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इन फ्यूचर फिर से इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर यूपीएसआई के लिए तो है ही, लेकिन कोई यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देगा उसके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल रहने वाला है क्वेश्चन। ठीक है मेरे बच्चों? तो उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हुई होगी। इसको एक बार नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नोट कर लिया होगा आपने, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह का है, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको करना है। ये भी यूपीएसआई 15 नवंबर 2021 में पूछा गया था, तीसरी शिफ्ट में। और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप, इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। ठीक है ना? मैं आंसर देखूंगा कि आपने कितने बच्चों ने इसका आंसर दिया है सही। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको करना है जिस तरीके से आपने पिछले वाला क्वेश्चन समझा है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में कहा गया 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के हैं। यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे बच्चों? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तरीके बहुत सारे हैं सवाल को करने के, तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। देखिए, देखिए मेरे बच्चों, 25,000 स्टूडेंट है टोटल। 25,000 स्टूडेंट, ठीक है? इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं।
अब क्वेश्चन में कहा गया कि 55% जो है वो लड़के हैं, ठीक है ना। इन ए कॉलेज 25,000 स्टूडेंट्स आर देयर इन विच 55% आर बॉय। अगर 55% बॉयज हैं तो इसका मतलब 45% क्या होगी, गर्ल होगी। 45% क्या होगी, गर्ल होगी। इफ 30% ऑफ द गर्ल एंड 50% ऑफ द बॉयज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, 30% तो लड़कियां फेल हो जाती है और 50% जो है लड़के फेल हो जाते हैं एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन में कहा गया। 10 फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आपसे पूछा गया है इस एग्जाम में कितने स्टूडेंट पास हुए, इतनी सी बात आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन वाला। क्लियर है बात यहां तक। अब देखिए करना क्या है प्यारे बच्चों। आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसका रेशियो बना सकता हूं? आप कहोगे यस सर बना सकते हो। 5 से काट दोगे 11, 5 से काट दोगे 9। मैं दो तरीके से आपको क्वेश्चन को बताऊंगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता चल गया टोटल स्टूडेंट का रेशियो आ गया हमारे पास 11 से लेकर 9 तक, 11 9 का रेशियो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 30% लड़कियां फेल हो जाती है और 50% लड़के फेल हो जाते हैं और आपसे पूछा गया है पास कितने हुए, तो इसका मतलब हमसे अगर पास के बारे में पूछा गया है तो हम पूरा का पूरा काम भी पास वालों पर ही करेंगे। यानी कि 30% लड़कियां अगर फेल हुई तो 70%, 70% लड़कियां पास हुई होगी। अब 70% लड़कियां यानी कि लड़कियां हैं, 9 9 का 70% निकालना होगा। अब 9 का 70% निकाल लोगे तो पॉइंट में चली गई बात। तो मैं क्या करूंगा, एक जीरो उसमें बढ़ा लूंगा, एक जीरो उसमें बढ़ा लूंगा। तो टोटल पास यहां से मैं प्यारे बच्चों इस तरीके से निकाल सकता हूँ टोटल पास। क्लियर है बात। किस तरीके से देखिएगा भाई, 30% लड़कियां अगर फेल हुई तो 70% लड़कियां पास हुई होगी। तो 90 का 70% कितना होगा, 63 होगा। आप कहोगे यस सर भाई 90 का 70% से 63 होगा। 50% लड़के अगर फेल हुए तो 50% लड़के ही पास हुए होंगे। 110 का 50% कितना होगा? आप कहोगे सर 110 का 50% होगा 55। क्लियर है मेरी बात यहां तक? आप कहोगे यस सर, यहां तक हमें कोई भी दुविधा और कोई भी समस्या नहीं है। तो 55 लड़के और 63 लड़कियां, टोटल पास कितनी हो चुकी? 5 और 3 8, 6 और 5 11, 118 स्टूडेंट पास हुए। टोटल कितने में से? 110 लड़के हैं, 90 लड़कियां हैं, 200 में से। तो 200 में से तो 118 पास हुए। हमें ये आंकड़ा पता चल चुका, ऑब्जर्वेशन पता चल चुका कि 200 अगर स्टूडेंट है तो 200 में से 118 पास होंगे। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे थे? 25,000। हमें बताना है 25,000 में से कितने होंगे। तो 25,000 में से कितने होंगे ये हमें निकालना है। तो 25,000 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें पता चलेगा टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो आप यहां से ये काट दोगे, दो जीरो, 200 काट दोगे, 2 पंजे 10, 2 नम 18। तो 59 गुना 250 करना है, यानी कि आंसर जो भी होगा 250 का मल्टीपल होगा। तो आप देख रहे होंगे 750 इधर भी है, इधर भी है, 250 से ये भी कट रहा है। हर ऑप्शन में 750 है, 250 के मल्टीपल तो सारे ही है। तो अब हमें मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। तो 25 निम्मा 225, 5 हासिल 22 है, 25 पंजे 125 और 22 कितना हो गया 147, यानी कि 14,750, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। तो टोटल पास होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो 14,750 है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन मैं एक तरीका और आपको बताना चाहूंगा। देखिए वो क्या तरीका हो सकता है, ध्यान से समझना। आपने सुना होगा एक शब्द एलिगेशन, एलिगेशन मेथड। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एलिगेशन को अप्लाई करना कैसे है, ठीक है, चलिएगा। देखिए एक तरफ लिख लेते हैं बॉयज, एक तरफ लिख लेते हैं गर्ल्स, और हमसे ये पूछ रहा है कि पास कितने स्टूडेंट हुए। तो हम सारा का सारा डाटा पास वाला लेकर चलेंगे, क्योंकि पास वालों के ही बारे में हमें बताना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, लड़कियां 30% फेल हो जाती है तो पास कितने परसेंट हुई होगी? 70%। ये बताओ 50% लड़के फेल हो जाते हैं तो 50% लड़के ही पास हुए होंगे। अगर 50% फेल होंगे तो 50 ही पास होंगे। क्लियर है मेरी बात? अब ये बताओ लड़के कितने थे? लड़के शुरुआत में 55% थे, लड़कियां कितनी होगी? 45%। इन दोनों का रेशियो कितना आ गया? 11:9। दोनों का रेशियो कितना आ गया? 11:9। अगर मैं यहां से ये निकाल लूं
कुल कितने स्टूडेंट पास हुए परसेंटेज में, कुल कितने स्टूडेंट पास हुए परसेंटेज में। 50% लड़के पास हुए, लड़कियां 70% पास हुई, तो कुल कितने स्टूडेंट पास हुए। और उन स्टूडेंट का रेशियो हमें बकायदा पता है, क्योंकि 55% लड़के थे तो 45% लड़कियां होगी, तो 11:9 होगा। क्लियर है मेरी बात। तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो हम इस 11:9 है ना, इनके डिफरेंस में बांट देंगे, यानी कि इनका जो डिफरेंस है ना वो कितना है 20 का, तो 20 को हम 11:9 में बांट देंगे, 11:9 में। तो 11 और 9 20, 20 यूनिट की वैल्यू 20, 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 ही होगी, और 11 यूनिट की वैल्यू 11 ही होगी। क्लियर है मेरी बात। तो यहां से तो हमें कंफर्म हो चुका कि एलिगेशन जब लगाएंगे हम इस तरीके से, तो यहां से ये 11% और ये 9% ही आना है। क्लियर है मेरी बात यहां तक। ठीक है मेरे बच्चों, चलिएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो बीच की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा इन दोनों में से एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। भाई 70 से छोटी होगी, 50 से बड़ी होगी, तो 50 से बड़ी होगी कितनी बड़ी होगी, 50+9, यानी कि जो छोटे वाला होता है, छोटे वाले में क्रॉस में जोड़ दो, तो 59% यहाँ पे हमें पता चल चुका कि 59% टोटल पास स्टूडेंट है। क्लियर है मेरी बात। और हमें निकालना है कि 25,000 में कितने पास हुए, 25,000 में कितने पास हुए, तो 25,000 का प्यारे बच्चों हमें निकालना है 59%। क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे तो आंसर वही आ गया, 14,750। तो यही आंसर हमारा आ चुका है। क्लियर है बात। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज में कितने पास हुए, तो 59% हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए। या फिर आप इसको इस तरीके से रेशियो लगा के यहाँ पे पास निकाल लो, यहाँ पे पास, मतलब मर्जी है आपकी, ये निकालना चाहो ये निकालना चाहो। मैं आपको कहूंगा कि एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन, सो आप इसी को यूज करना। हालांकि दोनों तरीके मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नोट कर लिया होगा आपने, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25। एक कॉलेज की छमाही परीक्षा में भौतिकी में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए, 42% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में असफल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ये भी। इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन ऑफ ए कॉलेज 48% स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में कितने पास हुए, ये फिजिक्स का वेन डायग्राम बना लेते हैं। फिजिक्स में पास कितने हुए, 48% पास हुए। क्लियर है मेरी बात यहां तक। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में 42% स्टूडेंट पास्ड इन केमिस्ट्री, यानी कि 42% जो हुए वो केमिस्ट्री में पास हुए। 42% पास किस में हुआ, केमिस्ट्री में। ठीक है। 10% स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, 10% स्टूडेंट जो हुए वो दोनों में पास हुए। क्लियर है। आप कहोगे सर यूनिट तो ऑलरेडी सेम दे दी इसने। अगर यूनिट सेम ना देता तो हम ये चेक करते कि दोनों वाली यूनिट कितनी है, पास वाली है ना दोनों की, तो इधर भी पास वाली निकालता मैं, इधर भी। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है इसने कि दोनों की यूनिट सेम दे रखी है, मतलब ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, कह रहा कि हु फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, कि कितने लोग ऐसे हैं जो असफल हुए दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा जो सर्किल है ना प्यारे बच्चों, ये हमारा फिजिक्स का है, और फिजिक्स का है तो 48% है, तो 48 में 10 भी इंक्लूड है, तो ये 38% बचेगा कि नहीं। 38% वे लोग हैं जो केवल फिजिक्स में पास हुए, जो केवल फिजिक्स में पास हुए। ये पूरा सर्किल हमारा 42% का है, जिसके अंदर 10% भी इंक्लूड है ना। 42 में से ये कम कर दोगे तो कितना हुआ, 32%। तो 32% वे लोग हैं जो केवल और केवल हमारे केमिस्ट्री में जो हुए पास हुए। ठीक है ना, क्योंकि सारी यूनिट पास में है, तो सारी यूनिट पास में ही है। ठीक है ना। चलिए इतनी बात क्लियर हुई। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक सिंगल सब्जेक्ट में पास हुए। तो आप कहोगे सर 38 तो ये हो गए जो फिजिक्स फिजिक्स में है, और 32 ये हो गए जो हमारे केमिस्ट्री केमिस्ट्री में है। तो कितने हुए, 70%। यानी कि 38 और 32 को आप जोड़ दोगे तो 70% वे लोग हैं। अगर भविष्य में कभी ऐसा पूछ लिया जाए क्वेश्चन, क्योंकि पूछा जा चुका है इसलिए मैं यहाँ पे बता के चल रहा हूँ, कि अगर भविष्य में कभी किसी एग्जाम में आप बैठोगे तो किसी क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने परसेंटेज
विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हुए, तो केवल ओनली ओनली वाले को जोड़ दोगे, 38 और 32 कितना हुआ, 70%। तो 70% वे लोग हैं जो केवल सिंगल सब्जेक्ट में पास हुए, और 10% वे लोग हैं जो दोनों में पास हुए। तो आप मुझे बताओ टोटल पास कितने हो गए? आप कहोगे सर 80% हो गए टोटल। कुल पास कितने होंगे? 80, 70 और 10 80। तो टोटल फेल कितने होंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 100% रहे होंगे, 100% में से 80% तो पास हो चुके, तो 20% क्या होंगे? फेल होंगे। तो आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों? हमारा बी आंसर इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका। क्लियर? तो आसान क्वेश्चन है, समझाने का जो लहजा है वो बहुत धीरे धीरे है, ताकि हर बच्चा अच्छे से समझ पाए, क्योंकि मैं केवल PYQ आपको लगा रहा हूं, चीजें बिल्कुल एकदम क्लियरली बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना? चलिएगा, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, एक संभावित क्वेश्चन में से ये है। ठीक है ना? छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार करने की कोशिश करो और उसके बाद जो है अपना आंसर मैच करना। मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है देखते ही बताओगे। ठीक है ना? क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिलते हैं। 300 अंकों की परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिलते हैं। यदि 6 और अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 300 मार्क्स, ए स्टूडेंट गोट 75 मार्क्स। If he had scored 6 more marks, then he would have achieved the passing percentage. What is the passing percentage? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है ना? देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहना ये चाहता है कि एक पेपर हुआ और वो 300 नंबर का था। अब एक बच्चे ने क्या किया, 75 नंबर लेकर आया, वो 75 नंबर लेकर आया, लेकिन अगर वो 6 नंबर और लेकर आ जाता तो वो पास हो जाता है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब वो 75 तो ले आया, अगर 6 नंबर और उसको मिल जाते तो 81 नंबर हो जाते, तो 81 नंबर हो जाते, तो 81 नंबर हो जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि ये पासिंग मार्क है इसका मतलब। क्लियर है? तो 300 में से 81 नंबर पर पास होता है आदमी, 300 में से 81 नंबर पर पास होता है, तो पासिंग परसेंटेज कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 27% होगी। कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। तो आंसर कितना है? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? पासिंग मार्क कितने होंगे? 81 होंगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाकई में बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को एक बार तुम खुद ट्राई करो, है ना? मैं तुम्हें वक्त भी देता हूं 30 सेकंड का, तो करिए जल्दी से क्वेश्चन को, फटाफट कोशिश करो जल्दी से। हेलो, कर लिया होगा भाई बच्चों? चलिए, अपना जो है आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए आप, है ना? तो करते हैं फिर शुरू, है ना? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया कि एक अभ्यर्थी जो 20% अंक प्राप्त करता है 10 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो 45% अंक प्राप्त करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे ये पूछना चाहता है अधिकतम अंक, यानी कि टोटल पेपर कितने नंबर का था, आपसे ये पूछना चाहता है क्वेश्चन में। अब यहां से ना 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पेपर कितने नंबर का था, यानी कि मैक्सिमम मार्क क्या होंगे, है ना? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पासिंग परसेंटेज क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पासिंग मार्क्स क्या होंगे। तो मैं तीनों को ही बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। ठीक है ना? समझने का प्रयास करना। ठीक है? क्वेश्चन में कहा गया कि ए कैंडिडेट हु स्कोर 20% मार्क फेल बाय 10% मार्क, बट अनदर स्टूडेंट हु गोट 45% मार्क ही गोट 5% मोर देन पासिंग मार्क। फाइंड द टोटल मार्क। अब ध्यान दीजिए भाई, एक स्टूडेंट है वो 20% मार्क लेकर आया, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया बच्चों? 10 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि जो पासिंग मार्क रहे होंगे
उससे वो 10 नंबर कम लाया होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं? आप कहोगे यस सर, कि 20% अगर वो लेकर आया नंबर, तो वो फेल हो जाता है 10 नंबर से। यानी कि पासिंग मार्क जो रहे होंगे, उससे 10 नंबर वो कम लेकर आया, मैं ये कह सकता हूं। आप कहोगे यस सर, कि पासिंग मार्क से 10 नंबर कम लाया। अब कह रहे कि जो दूसरे स्टूडेंट है, वो कितने लाया भाई? 45% मार्क लेकर आया। 45% मार्क्स वो लेकर आया, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि ही गोट 5% मोर देन पासिंग मार्क। तो जो पासिंग मार्क है, उससे वो 5% एक्स्ट्रा लेकर आया। इसका मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं कि पासिंग मार्क से वो 5% एक्स्ट्रा नंबर लेकर आया। क्लियर है मेरी बात? आप कहोगे यस सर, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मैंने उसी तरीके से इसको आसान भाषा में लिख दिया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि फाइंड द टोटल मार्क, यानी कि पेपर कितने नंबर का था, आपसे ये बात पूछना चाहता है। अब आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं ये 5% को इधर ले आऊं, तो क्या ये 40% नहीं होगा? 40% बराबर किसके? पासिंग मार्क के। तो इस बात का मतलब ये है कि आप एक बात तो समझ चुके हैं कि मैंने आपको कहा था कि 3 तरह के क्वेश्चन यहां से पूछता है: मैक्सिमम मार्क, पासिंग मार्क और पासिंग परसेंटेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्टूडेंट को पास होना है, तो उसको 40% अंक लाने पड़ेंगे, क्योंकि पासिंग मार्क किसके बराबर आ चुका? 40% के। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है कि जो पासिंग परसेंटेज है, वो 40% है। इज दैट क्लियर? आप कहोगे यस सर, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान दो। अगर 40 में से मैं 20 को कम कर दूं, और इधर पासिंग मार्क में से मैं इसको माइनस कर दूं, तो 40 में से 20 कम होने के बाद 20% बचेगा। आप कहोगे यस सर। पासिंग मार्क से पासिंग मार्क कटेगा, ये प्लस का 10 होगा, ठीक है ना, यानी कि 10 मार्क्स, ठीक है ना। अब दूसरे सवाल का उत्तर आपको यहां से मिलेगा कि 20% 10 नंबर के बराबर है। अधिकतम मार्क यानी कि मैक्सिमम मार्क कितने होंगे? 20 का 5 गुना कर दोगे, 100%। तो 20 पंजे 100, तो 5 गुना 10 यानी कि 50। तो यानी कि पेपर जो था वो बेटा 50 नंबर का था। 100% अगर आप निकालते हो, तो इसका मतलब पेपर कितने का नंबर का था वो हमें मालूम चल जाता है, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू है 50 नंबर, क्लियर। और पासिंग परसेंटेज है प्यारे बच्चों यहाँ पर 40%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 नंबर का पेपर है, तो 50 का 40% आप निकाल लोगे, तो पासिंग मार्क भी आपका निकल जाएगा। कि जो पासिंग मार्क होगा, वो आपका कितना होगा? 20। तो पासिंग मार्क अगर आप निकालना चाहते हो, तो 50 का 40% यानी कि 20। तो 20 नंबर पर बच्चा पास हो सकता है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? या फिर आप यहां से निकाल सकते हो कि 20% की वैल्यू 10 नंबर है, तो 40, 20 दूनी 40 और 10 दूनी 20, तो 40% की वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन इतना ही था कि पेपर कितने नंबर का था, तो आंसर आ चुका हमारा 50। तो काफी अच्छा क्वेश्चन ये यहाँ पर दिया गया है संभावित के हिसाब से, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस टाइप का, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको जल्दी से आप नोट करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 को देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा गया। कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 180 मार्क्स इन ए सब्जेक्ट 75% मार्क्स आर अलॉटेड। चलिए बच्चों, ये ना मैं क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए देता हूं, ठीक है ना। और आप जो है ना, इसका आंसर कमेंट में छोड़ना, ठीक है ना। कमेंट में छोड़ना इसका आंसर। अगर बच्चे कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी, हमारी तीसरी क्लास होगी, मैं क्वेश्चन नंबर 28 से ही कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, करके देखना। और जिस बच्चे का आंसर आ जाए, वो जो है कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना। वाकई में बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भविष्य में किसी भी एग्जाम के लिए। तो करके आपको मजा आएगा, ठीक है ना। कोशिश करना, किस तरीके से होगा वो देखना, अपनी बेस्ट अप्रोच निकालना इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए, ये हमारी परसेंटेज की यूपी पुलिस एसआई दरोगा की जो सीरीज चल रही है, सेकंड क्लास थी। नेक्स्ट क्लास थर्ड होगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट अप्रोच आपको मैं बता पाऊं, ताकि आप जो है पेपर में जल्दी से और सही समय में अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ।
मैथ की वजह से या रीजनिंग की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।